I love getting home in the evening and putting on the Indian shows. सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मोदी जी की, मैं बताऊं? हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, आयोग का ही काम नहीं है। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी वायरल और ट्रेंडिंग अपडेट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मीडिया की, जिसकी इस बार खुद भारत में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने पीट दी। दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम में अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा कि उन्हें घर लौटकर इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल्स देखना काफ़ी पसंद है, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है शो और भी अजीब होते जाते हैं। सर्जियो ने तंज कसते हुए कहा कि शाम 6 बजे डिबेट में 8 लोग चिल्ला रहे होते हैं और रात 10 बजे वही नंबर्स बढ़कर 12 हो जाती है, जहां सभी एक साथ बोल रहे होते हैं। I love getting home in the evening and putting on the Indian shows in the evening. And the later it gets, the crazier the shows become. And so 6 p.m. you might have 8 people arguing, but by 10 p.m. it gets really good. There's 12 people on there. And they're all speaking at the exact same time, and you can't hear a single one of them. यानी बिना किसी का नाम लिए अमेरिकी एम्बेसडर ने भारतीय टीवी डिबेट कल्चर पर तंज कस दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं उफ, शर्म से डूब मरो, प्राइम टाइम एंकरों। तो एक ने कहा अर्नब गोस्वामी, रूबिका और सुधीर ने जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। तो डेरिक नाम के इस अमेरिकी प्रोफेसर ने कहा, सही कहा, मैं उनमें से कई में शामिल हुआ हूं, इसलिए मुझे पता है भारत का मीडिया माहौल बहुत ही जहरीला है। इतना ही नहीं, सर्जियो गोर ने पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की 17 जून को फ्रांस के G7 समिट को लेकर भयंकर खुलासा किया है कि G7 मीटिंग में मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कहा गया था कि मीडिया को बुलाया जाए, लेकिन कोई सवाल जवाब ना हो। लेकिन मीटिंग शुरू होने के बाद ट्रंप ने कैमरों की तरफ देखकर खुद पूछा, एनी क्वेश्चंस। इसके बाद बातचीत करीब 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदल गई, जिसमें कई इशूज पर सवाल पूछे गए थे। इस प्रेस मीट के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ अपने तैयार किए गए बयान पढ़े और मीडिया का कोई सवाल नहीं लिया था। For some topics. And he said, did they have any asks? And the MEA had one ask. He said, and it was, let's bring in the media, but let's not do a full press conference. No questions. अब यूएस एम्बेसडर के बयान पर लोगों ने कहा राहुल गांधी उसके बारे में बिल्कुल सही थे, जब उन्होंने कहा था कि अगर वह प्रेस का सामना करेगा तो कुछ ही सेकंड में बर्बाद हो जाएगा। जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा, तो दूसरे देश से कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें। तो एक यूजर ने सवाल पूछा, क्या कोई बीजेपी समर्थक इसका बचाव कर सकता है? अब बात करते हैं एक्टर सुदेश बेरी के एक बयान की। सुदेश बेरी ने पीएम नरेंद्र मोदी की खामोशी को आइसबर्ग से कंपेयर किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी चुप्पी है। वह एक आइसबर्ग की तरह ऊपर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी इस खामोशी को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। मोदी अपने विरोधियों को उसी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं जैसे एक आइसबर्ग ने टाइटैनिक को नुकसान पहुंचाया था। सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है मोदी जी की, मैं बताऊं? साइलेंस। वो जानते हैं कि साइलेंस में जो शक्ति है वो संवाद में नहीं है, और जो आपको दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आइसबर्ग जो आपको दिखता है, जिसने टाइटैनिक को भी हिला दिया, उसमें भी खड्डा कर दिया, एक आइसबर्ग ने, बर्फ के टुकड़े ने। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भी टाइटैनिक है, वो आइसबर्ग है वो। तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा बॉलीवुड भक्त सुदेश बेरी चापलूसी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ये मोदी के पैर धोकर पानी पीना चाहते थे। अब बात करते हैं पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना और असीम रियाज के बीच चल रहे कंट्रोवर्सी की। तो कुछ दिनों पहले हिमांशी ने एक पॉडकास्ट में अपने पुराने रिश्ते को लेकर कई दावे किए थे। उन्होंने कहा था कि रिश्ते के दौरान उन पर रिलीजन चेंज करने का प्रेशर था और इस रिश्ते की वजह से उन्हें काफ़ी मेंटल और फिजिकल परेशानियों से गुजरना पड़ा था। अब असीम रियाज ने इन दावों पर अपना जवाब दिया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए असीम ने कहा कि उन्होंने कभी किसी को रिलीजन चेंज करने के लिए फोर्स नहीं किया। असीम ने हिमांशी से धर्म को उनके खिलाफ हेट फैलाने के लिए इस्तेमाल न करने की बात भी कही। असीम ने हिमांशी के फिटनेस और पैसे से जुड़े दावों पर भी पलटवार किया और कहा कि पैसा किसी के कैरेक्टर का पैमाना नहीं होता। वहीं उन्होंने बिना नाम लिए पॉडकास्ट होस्ट पारस छाबड़ा पर भी तंज कसा और कहा कि दूसरों की जिंदगी पर गॉसिप करने के बजाय थोड़ा वक्त
जिम में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, जिसने एक बार फिर दिल्ली में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। पार्टी ने 5 सितंबर को न्यू दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात कही है। पार्टी का आरोप है कि 25 जुलाई को यूथ प्रोटेस्ट के बाद सरकार ने जो कमिटमेंट्स किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इनमें अफेक्टेड फैमिलीज को कंपनसेशन देना और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना जैसी मांगे शामिल है। बताया जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट एग्जाम इरेगुलरिटीज और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर चल रही कई महीनों की एजुटेशन के बाद हो रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा है कि प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा और इसका मकसद सरकार को किए गए वादे याद दिलाना है। अब बात करते हैं बिहार में बीपीएससी और टीचर कैंडिडेट्स के प्रोटेस्ट से जुड़े एक बड़े विवाद की। पटना के गर्दनी बाग में 70वीं बीपीएससी और टीआरई 4 एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का आरोप है कि एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है और टीआरई 4 एग्जाम को 2 चरणों में कराने का भी विरोध किया जा रहा है। तो इसी बीच बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का एक बयान कंट्रोवर्सी में आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स के आरोपों पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट जाएं, और इसी दौरान कह दिया हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके आरोपों में कुछ तथ्य है तो कोर्ट क्यों नहीं चले जाते हैं। ये तो 70th के पीटी वाला हाल है कि हाँ सबूत है, कोर्ट में जाके सब धराशायी हो गए। नहीं, ये आयोग का काम नहीं है। सुनिए प्रीतम जी, एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। आयोग का ही काम नहीं है। पारदर्शिता के साथ मेरा काम करना है। बयान वायरल होने के बाद प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने कहा, कॉकरोच बोला तो प्रधान गए, ऐसा ना हो अब सचिव जी को भी जाना पड़े। कॉकरोच बोला गया तो प्रधान जी चले गए, ऐसा नहीं हो कि सचिव जी को भी जाना पड़े। बीपीएससी के चेयरमैन बिहार के बच्चों को कुत्ता बिल्ली कहते हैं। हमारी गलती है कि बिहार में रहकर बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना कुत्ता बिल्ली कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का भी जांच होना चाहिए सबसे पहले। तो दूसरी तरफ इसके बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एग्जाम कंट्रोलर को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। तो इस पूरे हंगामे के बीच अब एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान से किसी की फीलिंग हर्ट हुई है तो वो इसके लिए खेद जताते हैं। को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अन्य संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद करता हूं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया की, जहां सरकारी स्कूल की बदहाल हालत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना इस भाई को भारी पड़ गया। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उसके पहले मैं एक प्राथमिक विद्यालय के इस बाथरूम की झांकी दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये बालकों का है, ये बालिकाओं का है। आप दरवाजा टूटा हुआ है, ये यूरिनल उसके सामने है। कौन अपने बच्चों को भेजेगा इस कमरे में बैठने के लिए? यहाँ कूड़ा जलाया जा रहा है, ठीक। और रजत सिंह ने प्राइमरी स्कूल का वीडियो शेयर किया था, जिसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट की शिकायत पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। आरोप है कि स्कूल बंद होने के बावजूद वो बिना परमिशन अंदर गए और वहां पड़े मलबे का वीडियो बनाकर शेयर किया। तो इस पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो में दिख रहा मलबा पुरानी और पहले से बेकार डिक्लेयर की गई बिल्डिंग को गिराने के बाद बचा हुआ था, जिसे हटाने का काम चल रहा था। डिपार्टमेंट के मुताबिक अब मलबा पूरी तरह हटा दिया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के गुना की, जहां तेल का टैंकर पलटते ही सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर पलटा तो सड़क पर तेल फैल गया। बस फिर क्या था, लोग बाल्टी और डिब्बे लेकर तेल भरने पहुंच गए और देखते ही देखते लूट जैसी होड़ मच गई। अब सवाल यह है कि सिविक सेंस आखिर गई कहां? हादसे में किसी की मदद करने के बजाय लोग तेल भरने में लग गए। सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को देखकर सवाल उठा रहे हैं कि मुश्किल वक्त में भी मदद करने की बजाय फ़ायदा उठाने की ये कैसी आदत है। अब बात करते हैं अमरावती के डिस्ट्रिक्ट विमेन हॉस्पिटल से आई एक बेहद दर्दनाक खबर की। 24 अगस्त सुबह हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। बच्चों को खोने के बाद उनके फैमिली मेंबर्स का रो रो कर बुरा हाल है। पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आए थे, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस जगह वो अपने बच्चे की जान बचाने आए हैं वहीं उनकी जान चली जाएगी।
इस हादसे के बाद फैमिली मेंबर्स में काफ़ी गुस्सा है। उनका सवाल है कि हॉस्पिटल में बच्चों की सेफ्टी के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स क्यों नहीं थे। अगर समय रहते फायर पर काबू पा लिया जाता और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता तो शायद इन मासूमों की जान बच सकती थी। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन्वेस्टिगेशन और एक्शन की बात कही है, लेकिन जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे खो दिए उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इन मासूमों की मौत का रिस्पॉन्सिबल कौन है। अब बात करते हैं बिहार के सहरसा से आई एक शॉकिंग खबर की। सहरसा में एक फिशरमैन को कोसी रिवर में डॉल्फिन मिली जो उसके फिशिंग नेट में फंस गई थी। आरोप है कि उसने डॉल्फिन को मार दिया और उसे अपनी बोट पर लेकर जाने लगा। जब उससे पूछा गया कि डॉल्फिन का क्या करेगा तो उसने कहा कि इससे तेल निकालेंगे। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि डॉल्फिन को मारने वाले फिशरमैन की पहचान सहरसा के दरहार गांव के विजेंद्र के तौर पर हुई है। गंगा डॉल्फिन को भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है और ये प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। इसे मारना या इसके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करना कानून के खिलाफ है और ऐसे मामले में जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्नाटक के मांड्या से सामने आई एक हैरान करने वाली खबर की। यहाँ 68 साल की एक महिला की मौत के बाद उसके घर से करीब 8.5 लाख रुपये कैश मिला। महिला अकेली रहती थी और घर में 10 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के नोटों से भरे कई बोरे और प्लास्टिक के बैग मिले। पुलिस के मुताबिक उनकी मौत उम्र से जुड़ी वजहों से हुई थी और किसी तरह का क्राइम एंगल नहीं मिला। बताया जा रहा है कि घर में रखे बाकी करीब 20 बैगों में 30 लाख रुपये या उससे ज़्यादा कैश होने का अनुमान है। महिला के भाइयों को पैसे में हिस्सा मिला, जिसमें से एक भाई ने लगभग 2.5 लाख रुपये मस्जिद कमेटी को डोनेट कर दिया, जबकि बाकी पैसे अपने पास रख लिए। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। ऐसे ही वायरल खबर और ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।